Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 12th history of Tamil Nadu board and we're on chapter 16 और इस सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का थर्ड फेज दैट इज फ्रॉम द योर 1917 टू 1947 जब हमें फाइनली आज़ादी मिल गई। तो इस फेज़ को पहले दो फेजेस को एक्चुअली हमने जब समझा था मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज़ में समझा था। अब इस फेज़ में गांधीयन पॉलिसी स्टार्ट हो गई, गांधी जी आ गए। तो ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर 16 थोड़ा वास्ट और लेंदी चैप्टर है, बट इसमें आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का क्रक्स समझ में आ जाएगा, गांधीयन पॉलिसी समझ में आ जाएगा, किस तरह से हमने भारत में इंडिपेंडेंस हासिल की वो समझ में आ जाएगी। तो पहले आप कंटेंट देख लीजिए इस चैप्टर में क्या क्या है। एडवेंट ऑफ गांधी, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड नेशनल मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी, कैबिनेट मिशन, माउंट पैटर्न प्लान, Indian Independence Act finally 1947. So these all are the content of this chapter. पूरा आपका जो थर्ड फेज में यही सब आता है। तो बट इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पार्ट में हम इन चार चीज़ों पर फोकस करेंगे। गांधी जी कैसे आए, रॉलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला मैसेकर हुआ और खिलाफत मूवमेंट उसके बाद कैसे इनिशिएट हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गांधी जी द फादर ऑफ आर नेशन, तो ये जो थर्ड फेज है इनके आने के बाद ही स्टार्ट हुआ और इसको फेमसली बोला जाता है गांधीयन एरा। इस पीरियड में जो गांधी जी थे वो एक अनडिस्प्यूटेड लीडर थे। अब अनडिस्प्यूटेड लीडर का मतलब क्या होता है, यानी कि इनका जो हमारा फैक्शंस डिवाइडेड थे, चाहे वो मुस्लिम हो, मुस्लिम लीग हो, चाहे वो मॉडरेट सेक्शन हो, चाहे वो आपका एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन हो, सबके लिए सब इनकी बात मानते थे। इनके जो प्रिंसिपल्स थे जो पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में आज के डेट तक जो है फेमस हैं, वो है नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड सत्याग्रह। तो ये दो चीज़ों से इन्होंने हमें आज़ादी दिला दी। बट यू कैन से बट नॉट ओनली दीज टू अदर रीजन्स जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली है ऑफकोर्स, बट दीज टू आर द हिज टूल्स जिसकी वजह से वो उन्होंने अपने मूवमेंट्स जो है चलाए हैं। गांधी जी का एक सबसे बड़ा रोल रहा है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में कि इन्होंने एक मास मूवमेंट बनाया दिया हमारे जो आज़ादी का जो पूरा मूवमेंट है। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। नाम आप सभी बचपन से आई एम श्योर जानते होंगे और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं गांधी जी के ऐसे में। तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। इन्होंने इंग्लैंड में लॉ पढ़ा, फिर भारत में आ गए 1891 में। 1893 में फिर ये साउथ अफ्रीका चले गए और वहाँ पे जो अपार्थाइड मूवमेंट था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, जो ब्लैक्स के खिलाफ जो मूवमेंट हो रहा था, है ना, तो 20 साल तक वहाँ पे उस स्ट्रगल में वो ये लड़े, उसके अगेंस्ट स्ट्रगल किया एंड फाइनली 1915 में 1915 में भारत आ गए और अपने आप को इंडियन नेशनल मूवमेंट में पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लिया। इन्होंने इनका देखिए, गांधी जी के सबसे पहले जब आए थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1917 में, जिसको बोला जाता है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण बिहार में है और ये सत्याग्रह सबसे पहला अगर इनका मूवमेंट था तो वो था। ठीक, और बेसिकली ये जो पूरा मूवमेंट था वो इंडिगो प्लांटर वाला जो स्टोरी है उसके लिए था। अब फर्स्ट मूवमेंट ये बोला जाता है। सेकेंड मूवमेंट गांधी जी के फेस का सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट आप मान लीजिए खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा जो है वो गुजरात में है। यहाँ पे किसका इशू था, यहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स थे, यहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स का इशू था और यहाँ पे पीजेंट्स का इशू था। ठीक है, अब ये जो पीजेंट्स थे वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, क्रॉप फेलियर हो गया था, फेमाइन वगैरह आ गया था, लेकिन तब भी ब्रिटिशर्स मांग रहे थे टैक्स। तो सेकंड सत्याग्रह इनका खेड़ा में था। ठीक है, एंड इसी स्ट्रगल के टाइम पर ही, यहीं पर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे बड़े अच्छे आपके इनके ट्रस्टेड फॉलोअर बन गए थे। फिर 1918 में गांधी जी ने लिया फास्ट ऑन टू डेथ। अब ये थर्ड मूवमेंट था गांधी जी के फेस का, जिसको बोलते हैं अहमदिया या फिर अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट। अहमदाबाद मिल मूवमेंट बोला जाता है। उनके लिए इन्होंने ये जो फास्ट ऑन टू डेथ वाला जो है सत्याग्रह का टूल अपनाया एंड फाइनली जो मिल ओनर्स थे उन्होंने वर्कर्स की डिमांड मांगी। तो दिस वाज फॉर द मिल वर्कर्स। ओके, नाउ अब ऑन अ होल लोकल मूवमेंट्स थे ये, जैसे कि चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। तो ये छोटे छोटे लोकल मूवमेंट्स की वजह से लोगों के
क्लोज आने लगे गांधी जी, और इनका जो मेन था ना, इनके जो प्रॉब्लम्स थे ग्रास रूट लेवल पे वो सॉल्व करने लगे, और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे वो एक पूरे मास के लीडर भी धीरे धीरे बनते गए. नाउ रॉलेट एक्ट 1919 की बात करते हैं. सो 1917 में क्या हुआ था, जो आपके सर सिडनी रॉलेट हैं, है ना, जिनके नाम पे एक्ट आया था, उनके अंदर एक कमेटी सेटअप की गई. और वो कमेटी सेटअप उन्होंने इसलिए की थी, वो चाह रहे थे कि जो भी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्पेशली मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो देश में, उसको उसके लिए उसके मैटर्स को देखना, उसके लिए रिकमेंडेशन देना. रिपोर्ट निकाली उन्होंने, रॉलेट एक्ट निकाला, ठीक है, और वो पास हो गया आपका मार्च 1919 में आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में. तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अब एक कोई भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेशन, यानी कि सिर्फ अगर आपको किसी पे थोड़ा सा भी सस्पेशन है, शक है, तो उसको आप अरेस्ट कर सकते हो, यानी कि ब्रिटिशर्स अरेस्ट कर सकते हैं. नो अपील, नो पिटिशंस कुड बी फाइल्ड अगेंस्ट सच अरेस्ट. तो ये आप देख लीजिए कितना बारबरस एक्ट है, कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई भी लगा कि हाँ ये सस्पेशन है, ये किसी भी तरह की मिलिटेंट एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको वो अरेस्ट कर लेंगे. ये एक्ट को ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत ही क्रूअल एक्ट है ना, आर्बिट्री एक्ट है, ठीक. और इसको बहुत हाई लेवल पे अपोज किया गया. ऑल इंडिया हड़ताल ऑर्गेनाइज करी गई थी 1919 में, पूरे देश में मीटिंग्स हो रही थी. गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था दिल्ली के आसपास. दो प्रोमिनेंट लीडर थे, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू. इनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आई एम वेरी वेरी श्योर. इनको अरेस्ट कर लिया गया अमृतसर में, और इनकी वजह से अभी जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है वो होगा, देखिए, जलियांवाला मासका. अब जलियांवाला बाग मासकर इससे जुड़ा हुआ है. देखिए, दो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू. इनको अरेस्ट कर लिया गया अमृतसर में. अब 1919 में ये आपका मासकर हुआ. ये हमारे जो पूरा हिस्ट्री में नेशनल स्ट्रगल है उसका एक टर्निंग मूवमेंट आप इसको मान लीजिए. पंजाब में देयर वाज एन अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट टू द रॉलेट सत्याग्रह, एंड इतना वॉलेंट हो चुका था सिचुएशन कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उन्होंने कहा, यहाँ पे एक थे जनरल डायर, ठीक है, इनके अंडर कंट्रोल में पंजाब को दे दिया गया. अब इन्होंने जितनी भी मीटिंग्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स मिल रहे थे, उन सारी चीज़ों को क्या कर दिया, बैन कर दिया. पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन कर दिया. 13 अप्रैल में बैसाखी का दिन था, हार्वेस्ट का फेस्टिवल होता है, भारत में मनाया जाता है, और एक जलियांवाला बाग जो है वहाँ पे एक मीटिंग कंडक्ट करवाई गई थी, ठीक है. और यहाँ पे लोग कहा कि पब्लिक मीटिंग करेंगे रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग. अब ये आप जो इमेज देख रहे हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. डायर, ही मार्च्ड इन एंड विदाउट अ वार्निंग, यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है, सपोज ये सारे लोग हैं, यहाँ पे गया, अपने जितने भी लोग हैं, जितने भी इनके सोल्जर्स हैं, और इन लोगों को बिना वार्न किए ओपन फायर करना शुरू कर दिया सारे क्राउड पे. फायरिंग 15 से 20 मिनट के लिए हुई, और फिर उसके बाद इट स्टॉप्ड ओनली आफ्टर एमिनेशन एग्जॉस्टेड, यानी कि जिनके जो एमिनेशंस थे वो जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो गए तब तक ये फायरिंग चलती रही. ओपन फायर इन लोगों पे, निहत्ते लोगों पे चलता रहा, एंड ऑफिशियल्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 379 लोगों की मौत हो गई, और 1137 लोग जो थे उसमें इंजर्ड थे. इसके खिलाफ नेशन वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया इस मासाकर के खिलाफ. Rabindranath Tagore, he renounced the knighthood as a protest, and Jallianwala Bagh massacre, it gave a tremendous impetus to the freedom struggle. तो फिर इसके बाद तो बहुत ही चीज़ें चेंज हो चुकी थी, लोगों के दिल दिमाग में बहुत ही ज़्यादा नफरत जो है वो आ चुकी थी ब्रिटिशर्स के लिए. सो जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि ये दो इम्पॉर्टेंट रूलर्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल जी, क्योंकि इन्हीं का जो प्रोटेस्ट है, इन्हीं का जो अरेस्ट है, उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था आपका जलियांवाला बाग में. अब जानते हैं खिलाफत मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ. अब खिलाफत मूवमेंट का जो मेन रीज़न था, या फिर आप मान लीजिए कॉज था, वो था आपका वर्ल्ड वॉर, ठीक है. वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था उस वक्त पे, और वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका था, एंड तुर्की की डिफीट हो चुकी थी, टर्की की डिफीट हो चुकी थी, एंड harsh terms of Turkey of Severs 1920, and it was felt by the Muslim that it is a great insult to them. Muslims को insult लगा. तो ये जो पूरा मूवमेंट है ये मुस्लिम बिलीफ पे था कि जो कैलिफेट है, जो खलीफ है, सुल्तान है तुर्की का, he was a religious head of the Muslims and all over the world.
ब्रिटिशर्स उनके अगेंस्ट थे, तो जो मुस्लिम भारत में रह रहे थे वो इस वजह से भी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो एटीट्यूड था तुर्की के लिए वो काफ़ी अच्छा नहीं था। एंड यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे भी स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। अब इनके लीडर्स देख लीजिए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, M.A. अंसारी, सैफुद्दीन किचलू, अली ब्रदर्स, ये प्रोमिनेंट लीडर हैं आपके खिलाफत मूवमेंट के। इन्होंने एक कमेटी सेटअप करी 1919 में, एंड पूरी कंट्री ने 19 अक्टूबर 1919 को एज अ खिलाफत डे जो है ऑब्जर्व किया। 23 नवंबर को एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, ठीक है, एंड ये हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर M.K. गांधी जी, ओके। और गांधी जी ही वॉज particularly interested in the bringing all Hindus, Muslims together, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर एक रिलीजियस आपके यूनिटी हो जाएगी देश में तो हमें बहुत इजी हो जाएगा देश को आज़ाद करवाना। सब्सिक्वेंटली खिलाफत जो मूवमेंट था वो टर्न हो गया आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। अब आपको NCM मैं बड़ी बार बोलूँगी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसको बोला जाता है, जो कि गांधी जी ने 1920 में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अब 1920 में फेज स्टार्ट हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट NCM, जो कि खिलाफत जो था वो मर्ज कर दिया गया। देखिए अब जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और बाकी के जो पार्ट्स बचे हुए हैं आपके हिस्ट्री के। एंड बट फॉर दिस सेशन दिस इज इट, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी, जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।